इंडिया को देखें तो इंडिया का जो इकोसिस्टम है वो किस तरह का है कि वहां पे 100th जो है वो यूनिकॉर्न जो है वो आया है। अब ये चीज देखें, यहाँ पे इस चीज को समझना है कि ये प्रॉपर एक इकोसिस्टम होता है, जिसे आप कहते हैं ना कि इंडिया जो है दैट इज नोन एज अ फास्टेस्ट ग्रोइंग विच हैज अ फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोसिस्टम फॉर द स्टार्टअप। सो 100th यूनिकॉर्न जो है वो आया है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो लॉन्च करने जा रही है ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स। फ्राइडे को ये जो है सिस्टम लॉन्च होने जा रहा है, जिसको कह रहे हैं, जिसको कहा जाता है ONDC, ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स। बेसिकली ये इसलिए लॉन्च किया जा रहा है ताकि यूएस बेस्ड जो कंपनीज हैं Amazon.com और वॉलमार्ट, उनके डोमिनेंस को एंड किया जाए। गवर्नमेंट की तरफ से ये स्टेप लिया जाए। अगर आपको याद होगा कि माइक्रोसॉफ्ट जो है उसने सुनने में आया कि इंडिया में 15,000 करोड़ जो है वो इन्वेस्ट कर दिए हैं हैदराबाद में, और हैदराबाद जो है वो वहां पे वो डाटा सेंटर्स बना रहे हैं, और उनके पास पुणे, मुंबई और बहुत सारे चेन्नई वगैरह में और बहुत सारी जगहों पे उन्होंने अपने डाटा। तो डेफिनेटली ये स्टार्टअप चीज़ें जो हैं वो बहुत इंडिया आगे चला जाएगा, अभी ऑलरेडी भी है, और फिर इसके ये स्टेप के बाद फिर डेफिनेटली। मुझे ये बताएं, टेक्नोलॉजी में जिस तरीके से इंडिया इस वक्त काम कर रहा है, क्या हमें इंडिया से सीखते हुए काम करने की ज़रूरत है? नमस्कार दोस्तों, ये तो चीज़ कब की साबित हो चुकी है कि भाई ट्रेड ही सब कुछ होता है। अगर आप ट्रेड नहीं करोगे, अगर आप पैसा नहीं कमाओगे, अगर उस पैसे से अपना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं करोगे, उस पैसों से दूसरे कंट्रीज़ में खुद की लॉबिंग नहीं करोगे, तो मतलब आपका अस्तित्व कोई मतलब नहीं। भले ही आप एज अ कंट्री बने रहेंगे, लेकिन उसके अलावा आपका कोई महत्व रहेगा नहीं। जैसे पाकिस्तान का एक समय महत्व था, क्योंकि पाकिस्तान बहुत ज़रूरी था अफगानिस्तान के अंदर रशिया को हराने के लिए, उसके अलावा ओसामा बिन लादेन को पकड़ने के लिए। ये सारी चीज़ें ज़रूरी थी, लेकिन वो तो एक ज़मीन का टुकड़ा था जो अफगानिस्तान के साथ लगा हुआ है, तो इसीलिए ज़रूरी था। अगर आज इंडिया की, ऐसे इंडिया की ज़रूरत अमेरिका को है नहीं, लेकिन इंडिया जिस तरीके से ग्रो कर रहा है, उसकी मार्केट है, एक इकोनॉमी है, ठीक है, जिस तरीके से ग्रोथ और प्रोग्रेस कर रहा है, अब किसी भी कंट्री के पास ऑप्शन है नहीं इंडिया के साथ रिलेशन बढ़ाने के अलावा। और यहाँ पर यही बात हो रही कि इंडिया के अंदर देखिए यूनिकॉर्न्स पर यूनिकॉर्न्स बन रहे हैं। ये बात है कि जो दुनिया नोटिस करेगी, ठीक है। इसी के साथ ये वीडियो शुरू करते हैं। आप इंडिया को देखें तो इंडिया का जो इकोसिस्टम है वो किस तरह का है कि वहां पे 100th जो है वो यूनिकॉर्न जो है वो आया है। अब ये चीज देखें, यहाँ पे इस चीज को समझना है कि ये प्रॉपर एक इकोसिस्टम होता है, जिसे आप कहते हैं ना कि इंडिया जो है दैट इज नोन एज अ फास्टेस्ट ग्रोइंग विच हैज अ फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोसिस्टम फॉर द स्टार्टअप। सो 100th यूनिकॉर्न जो है वो आया है, और उसके ऊपर ये बात हो रही है कि भाई किस तरह इंडिया इस तरह, और नॉर्मली एक यूनिकॉर्न जो होता है वो दैट इज $1 बिलियन की ऑलमोस्ट आ जा रहा है, जिस वक्त डिक्लेयर कर रहे हैं कि वो टॉप 3rd कंट्री है जो कि यूनिकॉर्न को कंपनीज को होस्ट कर रहा है, खास करके 2021 में। तो आप इमेजिन करें कि जिसमें तकरीबन जो है वो 33 इंडियन स्टार्टअप्स भी हैं अदर देन जो बाहर से आ रहे हैं। सो अब आप इमेजिन कर लें कि जो चाइनीज हैं उन्होंने 2021 में सुनने में आया कि वहां पे 74 यूनिकॉर्न्स आए। सो यूएसए में तकरीबन 254 यूनिकॉर्न्स जो हैं वो आए हैं। तो अब इमेजिन कर लें कि इंडिया जो है वो अगर 100 ले रहा है, जो है वो चाइनीज जो है वो 74 ले रहे हैं, अमेरिकन 254 ले रहे हैं, तो कितने बड़े पैमाने पे जो है वो इंडिया के अंदर इन्वेस्टमेंट्स आ रही हैं। यूएस बेस्ड कंपनीज जो हैं Amazon.com और वॉलमार्ट, ठीक है। इंडिया की गवर्नमेंट ये ट्राई कर रही है कि उनके डोमिनेंस को एंड किया जाए। इसके लिए वो ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स जो है ये भी लॉन्च करने जा रहे हैं फ्राइडे को। क्या कहेंगे आप इस बारे में? मैं यही कहूँगा कि अगर इंडिया अपनी चीज़ों को, अपने सेल्फ सफिशिएंट होना चाह रहा है, अपनी टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस करवाना चाह रहा है अपनी कंट्री में और वर्ल्ड वाइड इंट्रोड्यूस करवाना चाह रहा है, तो उनका राइट है, वो कर सकते हैं इस चीज़ में। और ऑब्वियसली हम देखें तो एज़ कम्पेयर टू द नेबरिंग कंट्रीज़, इस खत्े में जितने भी ममालिक हैं उनमें इंडिया जो है, एक्सेप्ट चाइना, इंडिया जो है बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस कर रहा है इन द फील्ड ऑफ टेक्नोलॉजी, और वो एग्जिस्ट कर रही है। अगर हम वर्ल्ड वाइड दूसरी बहुत सारी जो कंपनीज़ हैं, टेक्नोलॉजी कंपनीज़ हैं लाइक अमेज़ॉन, एप्पल, ये सारी कंपनीज़ में अगर हम देखें तो इंडियंस जो हैं उनका इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा है। और अगर आपको याद होगा कि माइक्रोसॉफ्ट जो है उसने सुनने में आया कि इंडिया में 15,000 करोड़ जो है वो इन्वेस्ट कर दिए हैं हैदराबाद में, और हैदराबाद जो है वो
वहां पे वो डाटा सेंटर्स बना रहे हैं, और उनके पास पुणे, मुंबई और बहुत सारे चेन्नई वगैरह में और बहुत सारी जगहों पे उन्होंने अपने डाटा सेंटर्स बनाए हुए हैं। अदर देन दैट इतनी बड़ी बड़ी कंपनी जो है, इंडिया का जो शहर हैदराबाद है उसको एक कहा जा रहा है कि जिसने माइक्रोसॉफ्ट जो है एक बड़ी लार्जेस्ट इन्वेस्टमेंट लेके आया इंडिया के अंदर। इस तरह और बहुत सारे जो दुनिया की जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो आ रही है इंडिया के अंदर। अब आप इमेजिन कर लें कि किस तरह की चीजें जो है वो हो रही हैं। सुनने में आ रहा है कि जो माइक्रोसॉफ्ट डाटा सेंटर है वो तकरीबन $10 अरब का जो रेवेन्यू देगा, सॉरी उसने रेवेन्यू दिया है 2016 से लेके 2020 तक। सो ये आप इमेजिन करें इंडिया की जीडीपी कहाँ चली गई है। वो फ्रांस जाते हैं, वो जर्मनी जाते हैं, वो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज जाते हैं, वहां पे जाके वो चीजें सीखते हैं, समझते हैं, करते हैं। दुनिया के सामने एक उन्होंने माहौल बनाया। मुझे ये बताएं, अगर यूएस बेस्ड कंपनीज के डोमिनेंस को एंड किया जाता है इंडिया की तरफ से, तो इंडिया का क्या इमेज क्रिएट होगा इंटरनेशनल मार्केट में? इंडिया अपने टेक्नोलॉजी में कितना ग्रो कर लेगा? हमें किसी पे डिपेंडेंट नहीं रहना चाहिए। इंडिया ने आई वुड से कि ये चीज़ रियलाइज़ कर ली हुई है। अगर इंडिया अमेरिकन डोमिनेंसी को ख़त्म कर रहा है सो इट्स अ गुड थिंग। हमें जो अगर दूसरों की कोई अच्छी बात है उसे अप्रिशिएट करना चाहिए। पाकिस्तान अभी इस पोजीशन में तो डेफिनेटली ये स्टार्टअप चीज़ें जो हैं वो बहुत इंडिया आगे चला जाएगा। अभी ऑलरेडी भी है और फिर इसके ये स्टेप के बाद फिर डेफिनेटली। मुझे ये बताएं, टेक्नोलॉजी में जिस तरीके से इंडिया इस वक्त काम कर रहा है, क्या हमें इंडिया से सीखते हुए काम करने की ज़रूरत है? डेफिनेटली हमें देखें कोई भी चीज़ होती है तो उसमें हमें वर्कआउट तो करना चाहिए ना। सिर्फ टेक्नोलॉजी में नहीं, ई कॉमर्स में या स्टार्टअप, एवरी फील्ड में। आप मेडिसिन में देख लें, आप उनका जुडिशरी सिस्टम देख लें, आप उनकी गवर्नमेंट्स देख लें, उनके कोई भी चीज़ आप देख लें तो उसमें इंडिया बहुत आगे है और हमें डेफिनेटली उनसे सीखना चाहिए। चाइनीज को मुश्किल में डाल दिया और वो चाइनीज इन्वेस्टमेंट जो बाकी पड़ी हुई थी उनको भी, और जो बाहर से इन्वेस्टमेंट्स आ रही थी उनको भी डाल दिया, मुश्किल में डाल दिया कि भाई आप इस तरह के काम नहीं कर सकते। और इधर पाकिस्तान है कि चाइनीज इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं और हम उनको एक एनवायरनमेंट नहीं प्रोवाइड कर रहे। तो फॉरगेट अमेरिका से या इंग्लैंड से या यूरोप से या बाकी ममालिक से लोग कैसे आएंगे यहाँ? सिस्टम इतना अच्छा है भाई। आप हमारे पास एक 2014 के बाद एक अपॉर्चुनिटी आई थी कि चाइनीज इन्वेस्टमेंट जो आई है उस इन्वेस्टमेंट को हम फायदा उठा सकते हैं और उसके एक माहौल डेवलप कर सकते हैं और इंटरनेशनल कम्युनिटी या इंटरनेशनल इन्वेस्टर को खींच सकते हैं। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? हम उल्टा जो है वो चीनियों को नाराज कर बैठे हैं। अब ये जो अब देखे ना कि आप एक जो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस है इंडिया के अंदर, वो अरबों डॉलर की इन्वेस्टमेंट्स लेके आ रहे हैं और हम ये कह रहे हैं कि जनाब वो चाइनीज नाराज हो गए, चलो नाराजी करके ले आइए। ठीक है, मतलब सारा टाइम तो हम इस तरह वो जिन्हों कहते हैं ना एक इसी तरह चीजों के लगे रहते हैं। इंडिया के अंदर स्टार्टअप इकोसिस्टम की बात हो रही है। देखो जी, दुनिया का तीसरा बड़ा है इकोनॉमिक सर्वे के मुताबिक। यूके से भी आगे शायद जो है वो जा रहा है। चाइना को जो है वो फॉलो कर रहे हैं, वो अमेरिका को फॉलो कर रहे हैं। मतलब उन्होंने जिसे कह रहे हैं कि एक अपना एक एनवायरनमेंट दिया लोगों को कि वो अपना काम कर सकें। वो लोगों को एक अट्रैक्शन दी है कि भाई आप देखें ना, आप जितनी भी उनकी स्टेटमेंट्स देखें वो क्या करते हैं। जो बायलैटरल स्टेटमेंट्स वो जापान के साथ दी, उन्होंने अमेरिका के साथ दी। उन्होंने कहा जी हमारे बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, ये हम इकोनॉमी पे काम कर रहे हैं, क्लीन एनर्जी पे काम कर रहे हैं, ग्रीन रेवोल्यूशन फला फला फला। साथ में जनाब दहशतगर्दी का जब बदला फजा विच पाकिस्तान नु पा दे। मीन्स कि खुद वो बिजनेस में, इकोनॉमी में इंडिया जो है वो काम कर रहा है और पाकिस्तान को वही चीजों में डाल कर जो है वो जो होस्ट मुल्क है वहां पे अपनी प्रोजेक्शन और तरीके से कर रहा है, पाकिस्तान की प्रोजेक्शन और तरीके से कर रहा है और हम अपनी प्रोजेक्शन खराब करने में हमारा भी कोई अपना जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह पूरा किरदार है। सिर्फ उनका किरदार कोई। देखिए साफ सीधी बात है, ये मोदी जी वगैरह ये पुराने खिलाड़ी हैं, चीमा साहब, ये पुराने खिलाड़ी हैं। पाकिस्तान में उल्टा हिसाब है, यहाँ से गंदम बाहर जाती है, वापस स्मगल करके या भेजते हैं और खरीद लेते हैं। यानी चीनी बाहर भेजते हैं, स्मगल करके फिर खरीद देते हैं। इट्स अ शैम डेमोक्रेसी बाबा, हमें दीवार में सर मारना चाहिए। इतना भंडा मजाक हो सकता है किसी स्टेट में? इंडिया की जो स्ट्रेंथ है ना, दैट इज इंस्टीट्यूशंस। हमारे इंस्टीट्यूशंस बड़े जबरदस्त स्ट्रांग है। नो वन पर्सन कैन ओवरटर्न द इंस्टीट्यूशन ओवरनाइट। नो वन। मोदी जी हैज गॉट एन एब्सोल्यूट मेजॉरिटी इन पार्लियामेंट। कल वो चाहे तो चुटकी बजा के कुछ भी कर सकते हैं, राइट? लेकिन इंस्टीट्यूशनली इंडिया इतना स्ट्रांग है कि मुझे नहीं लगता कि दे विल दिस थिंग। डॉलर मुसलसल महंगे से महंगा होता जा रहा है और रुपए की इस बेकदरी का असर भी तो गैर गरीब पर ही पड़ेगा। कुछ हफ्तों से हम भी इस बात पे बहुत परेशान हैं
कि रुपए के कदर में तकरीबन रोजाना गिरावट आ रही है। और अब आप ये देखिए कि आज तो 200 रुपए के लेवल पे भी गिर चुका है। हमारे रिजर्व्स में 5 अरब डॉलर की कमी आई थी, जो शायद तारीख का सबसे ज्यादा गिरावट है एक महीने में। और ये पिछली हुकूमत के दौर में ज्यादातर उसके नतीजा यही था। और हमारा तजारती खसारा पहले 9 महीने में 13 अरब डॉलर तक जा पहुंचा था। अब सवाल ये पैदा होता है कि अप्रैल के महीने में क्या हुआ है। अभी तक जो फिगर्स हैं वो स्टेट बैंक ने रिलीज नहीं किए हैं, मगर अप्रैल के महीने में 1 अरब डॉलर की और गिरावट हुई है, यानी कि हम डेफिसिट में फिर से रहे हैं। अप्रैल में कुछ कम। सही। इन हालात में आपके पास रिजर्व्स इस हद तक कम हो चुके हैं कि मुश्किल से 1.5-2 महीने के रिजर्व्स हैं आपके पास दरामदात के लिए। अगर हम 10 रुपये खर्च करते हैं ना, तो उसमें से 8 रुपये हम तेल के देते हैं, तो ये बाकी 2 रुपये हैं जो इसमें आप दवाइयाँ आप नहीं छोड़ सकते और बहुत सारी चीज़ें नहीं आप छोड़ सकते जो आपने वाकई मंगानी ही मंगानी है। ऑयल मंगाना है, मुख्तलिफ़ किस्म के ऐसी आइटम्स हैं जो कि आपके फॉर एग्जांपल आपके जनरेटर्स हैं और आपके जब एक्सकेवेशन मशीन है, ये मंगानी पड़ती है, वो छोड़ दें। ये बहुत साइड इफेक्ट, लेकिन चीज़ पर गौर नहीं करते हमारे। 2018 से लेके अब तक ओवरसीज पाकिस्तानियों ने 145 अरब रुपए दिए। आपको चीन ने कितने दिए? 3 अरब। आपको सऊदी अरब ने मिला के कितने दिए? 10 अरब। आपको यूई या वर्ल्ड बैंक ने मिला के कितने दिए? 2.5 अरब। ये टोटल बनते हैं 20 अरब। आप उन पे बात नहीं करते, उनकी इज्जत नहीं करते, क्योंकि आपके वोटर नहीं है। आप उनको आज दें, 145 अरब दिए उन्होंने। ये चू चू करके लोगों का दिमाग खराब करते हैं। हमने ये बंद कर दिया, हमने ये बंद कर दिया। भाई मसला क्या है? वहां उनको छेड़ रहे हो तुम लोग। 140 बिलियन डॉलर दिए हैं उन्होंने 2018 से लेके अब तक। आपको रूस ने, आप हर जगह भीख मांगते फिरते हो, मांगते फिरते हो। उस तरफ इसलिए नहीं जाते कि सारी बात आपका मसला है कि वो आपको चोर चोर कहते हैं वहां पर। असल मसला ये नहीं है, हमारे माशी प्लानिंग नहीं है। आप मुझे ये बताइए कितने दिनों में ये बंद होगा, कितने उसके ऐसी की सूरत हाल बनेगी, और क्या आपको चाइना के ऑर्डर जो आते हैं आप स्विचेस बंद कर देंगे? आपकी कहां पर आप खराबी हुई है? आपने पाकिस्तान की इंडस्ट्रीज को तबाह करके आपने बाहर की चीजों को आपने मंगवाना शुरू किया, उससे आपका सारा का सारा आपका बिल बढ़ता है। आपने फर्नीचर, आप कहेंगे ये तो जरूरत है, ये तो लग्जरी आइटम नहीं है। वो कहां से आता है? चीन से। पहले होता था गुजरात में बनता था, पहले आता था चंडीगढ़ में भी लगी है पाबंदी जी। लग्जरी में बनेगा, वो तो लिस्ट आएगी तो चलेगा। लग्जरी किसको समझते हैं? वो कहेंगे बेड तो लग्जरी नहीं है, फिर कहेंगे जी फर्नीचर की जहां दुकान ही कोई नहीं है। अच्छा, आप कहेंगे कि ये आटे में नमक। अच्छा, फिर आप सुने, आपके इलेक्ट्रॉनिक स्विचेस जो थे, ठीक है, आपके वो सारे जितने भी आपके रोज मकान, आपका बिजली की तारें जो हैं, ये वो जितने आपने इंडस्ट्री तबाह कर दी। और किसने तबाह की? पाकिस्तान को ट्रेडर्स हब किसने बनाया? शरीफ फैमिली ने। पाकिस्तान में उन्होंने ट्रेडर्स बैंक को बंद किया, आम आदमी को, ट्रेडर्स को कहा जाओ तुम खरीदो, क्या जरूरत है यहां फैक्ट्री लगाने की? तुम चीन मान जाओ। तुम जो आपको पता है कि जो कंपनियां आई हैं, टोयोटा, ये जो अपना सबसे पहले खुली थी जहां पर सुजुकी कार बनी थी। सुजुकी कार के साथ यह वायदा हुआ था कि 5 साल के अंदर अंदर आपने पाकिस्तान के अंदर स्पेयर पार्ट्स बनाने हैं। हर साल उनको रिलैक्सेशन दी गई। वो जाके कोरिया से खरीदते हैं और वह जाके बल्क में ले आते। आप अभी जापान जाए ना, आपको जापान में कोई बड़ी फैक्ट्री नजर नहीं आएगी। हर घर में एक छोटा सा कमरा होता है, कोई स्टीयरिंग बना रहा है, कोई हैंडल बना रहा है, ठीक है, कोई बुश बना रहा है, कोई और चीज़ें बना रहा है। वो क्वालिटी मेंटेन करके वो जाके टोयोटा को बेच आते हैं, वो जाके जिस कंपनी के बनते हैं वो बेच आते हैं। पूरी कॉटेज इंडस्ट्री है। हर घर के अंदर बंदा बैठा हुआ, बीवी भी बैठी, बच्चे भी बैठे, सारे ना बाहर निकलते हैं, करते हैं। आपने जहाँ को कॉटेज इंडस्ट्री को बिल्टे, ये इसने आके अपना शुरू किया था, क्या नाम है, रज़ाक दाऊद ने, कि बनाओ। शुरू में जब इमरान खान आया, आपको पता है पाकिस्तान में शोर कितना मच गया था? ये सारे के सारे ब्यूरोक्रेट खड़े हो गए थे, रेवेन्यू कम हो जाएगा, ये हो जाएगा। भाई उससे पाबंदी लगवाओ। तो लिहाजा हमारी जो नई हुकूमत थी, हमसे तो उम्मीदें ये थी कि माशाल्लाह, चूंकि पहले भी हुकूमत को चलाया है और इनको एक लिहाज से ज़्यादा एक्सपीरियंस है इकोनॉमिक मैनेजमेंट की, तो मुनासिब इक़दामात फ़ौरन से फ़ौरन लिए जाएंगे। मगर ऐसा नहीं हो रहा है और इसकी वजह से परेशानी में इजाफा है
और ये देखिए कि आईएमएफ से जो बातचीत का सिलसिला है, वाशिंगटन जब पहली हमारी टीम गई थी इस हुकूमत की, तो उस वक्त जब वो वापस आए तो बड़ा पॉजिटिव सा एक फीलिंग थी कि या इस हद तक कि ये प्रोग्राम 1 साल और के लिए बढ़ाया जाएगा, $2 अरब इसमें इजाफा होगा। मगर उसके बाद कुछ हालात खराब होते गए हैं और लग ये रहा है कि आईएमएफ के जो शरायत हैं प्रोग्राम को, जिस पे अग्रीमेंट पिछली हुकूमत ने किया था, वो कह रहे हैं कि इनको इम्प्लीमेंट करें और हमारी नई हुकूमत को कोई दिक्कत आ रही है। इसलिए भी आप देखें मार्केट में अनसर्टनिटी पीक पे है और रुपए के कदर में तेजी से गिरावट आ रही। आपके पास 8 करोड़ मोबाइल हैं, 8 करोड़ मोबाइल पे भी लग गया बैन, लग गया ना, नए आने बंद हो गए ना। 8 करोड़ मोबाइल, 5 करोड़ आपके वोटर, ठीक है, 8 करोड़ कुछ मोबाइल हैं। इन 8 करोड़ों को रिपेयर कौन करेगा? ये बंद हो जाएंगे। एसेंशियल बने ना, जरूरी आइटम बन गई ना कि नहीं बनी? ठीक, उसके बाद होगा क्या? पर्सनल पैकेजेस शुरू हो जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, अब पहले यूनिकॉर्न वाली बात, यूनिकॉर्न मतलब कि $1 बिलियन वाली जो कंपनी होती है, जो स्टार्टअप होता है, उसको यूनिकॉर्न कहते हैं। अब अगर आप पहले देखो तो 2014 से पहले देखो तो इस टाइप की यूनिकॉर्न की बात केवल और केवल अमेरिका और चाइना में हुआ करती थी। इंडिया में उसका उतना एक क्रेज़ नहीं था। अब अगर आप इंडिया में देखो तो हंड्रेड्स ऑफ यूनिकॉर्न अब क्रिएट हो चुकी है, मतलब कि 100 से ऊपर कंपनियाँ हो चुकी है। और ज़रा सोचिए कि पहला ऐसा कल्चर था नहीं, पहला ऐसा इकोसिस्टम था नहीं। जब आज अगर एक कंपनी 8,000 करोड़ के ऊपर की चली गई है तो ज़रा सोचिए कि वो कितने लोगों को रोज़गार देती होगी। और अगर मान लीजिए कि 8,000 करोड़ और 100 कंपनी ऐसी हो गई है तो 8 लाख करोड़ का ये तकरीबन टोटल हो जाएगा। और ये बात हो रही सिर्फ यूनिकॉर्न की। अगर मान लीजिए कि कोई 500 मिलियन, 600 मिलियन, 700 मिलियन, 200 मिलियन, 300 मिलियन वाली कंपनी अभी होगी और वो भी छोटे बड़े रोज़गार प्रोवाइड करती होगी। कहने का मतलब यह है कि इंडिया के अंदर कई सारी चीज़ों में ऐसा है कि इकोसिस्टम क्रिएट हो रहा है। बस आपको एक विलिंगनेस चाहिए कि हमें यहाँ से आगे बढ़ना है। अगर आप सोचते हैं तो सरकार अपनी तरफ से फुल सपोर्ट आपको करती है। इसी के साथ ये वीडियो शुरू करते हैं। इंडिया को देखें तो इंडिया का जो इकोसिस्टम है वो किस तरह का है कि वहाँ पे 100th जो है वो यूनिकॉर्न जो है वो आया है। अब ये चीज़ देखें, यहाँ पे इस चीज़ को समझना है कि ये प्रॉपर एक इकोसिस्टम होता है, जिसे आप कहते हैं ना कि इंडिया जो है दैट इज नोन एज अ फास्टेस्ट ग्रोइंग व्हिच हैज अ फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोसिस्टम फॉर द स्टार्टअप। सो 100th यूनिकॉर्न जो है वो आया है और उसके ऊपर ये बात हो रही है कि भाई किस तरह इंडिया इस तरह। और नॉर्मली एक यूनिकॉर्न जो होता है वो दैट इज $1 बिलियन की ऑलमोस्ट एक इन्वेस्टमेंट होती है। अब आप ये इमेजिन कर लें कि इस यूनिकॉर्न को कहा जाता है कि एक यूनिकॉर्न होता है, एक स्टार्टअप होता है। अब देखें कि अगर ये 100th यूनिकॉर्न है, यानी कि 100th $1 बिलियन की इन्वेस्टमेंट है। और अमूमन ये $1 बिलियन की होती है, लेकिन इससे ज्यादा की भी ये समझी जा सकती है। अब अगर आप इमेजिन कर लें कि ये $1 बिलियन के एक जो है वो इन्वेस्टमेंट 100वीं इन्वेस्टमेंट हो चुकी है, तो बाकी इससे छोटी भी तो इन्वेस्टमेंट्स होंगी। और इंडिया को कहा जा रहा है कि इस वक्त डिक्लेयर कर रहे हैं कि वो टॉप 3rd कंट्री है जो कि यूनिकॉर्न को कंपनीज को होस्ट कर रहा है, खास करके 2021 में। तो आप इमेजिन करें कि जिसमें तकरीबन जो है वो 33 इंडियन स्टार्टअप्स भी हैं अदर देन जो बाहर से आ रहे हैं। सो अब आप इमेजिन कर लें कि जो चाइनीज हैं उन्होंने 2021 में सुनने में आया कि वहां पे 74 यूनिकॉर्न्स आए। सो यूएसए में तकरीबन 254 यूनिकॉर्न्स जो हैं वो आए हैं। तो अब इमेजिन कर लें कि इंडिया जो है वो अगर 100 ले रहा है, जो है वो चाइनीज जो है वो 74 ले रहे हैं, अमेरिकन 254 ले रहे हैं, तो कितने बड़े पैमाने पे जो है वो इंडिया के अंदर इन्वेस्टमेंट्स आ रही हैं। और पाकिस्तान में आप देखिए कि सीपैक जैसे जो मंसूबे थे उसमें सारी वो हमने उसके ऊपर वो तबाही कर दी है, क्योंकि उसके बावजूद कि चाइनीज इन्वेस्टमेंट कर रहे थे लेकिन हम उनको विन ओवर नहीं कर सके। इकोसिस्टम नहीं है। देखिए, एक होता है, मैं बहुत सारे लोगों को मिलता था बिजनेस कम्युनिटी को, जो कि पाकिस्तानी भी होते थे और बाहर के लोग भी, जो फॉरेनर्स पाकिस्तान आते थे या कभी डिफरेंट डिप्लोमेटिक मिशंस में मुलाकातें होती थी या कॉन्फ्रेंसेस में जो है वो मुलाकातें होती थी। तो वहां पे ये बात होती थी कि पाकिस्तान जो है, जो चाइनीज को एक एनवायरनमेंट दे रहा है, फेवरेबल एनवायरनमेंट दे रहा है, वो हमें क्यों नहीं देते।
अच्छा, मजे की बात है, चाइनीज का फेवरेबल एनवायरनमेंट की हालत ये है कि आप जो है वो सारे जो चाइनीज प्रोजेक्ट्स थे वो बंद पड़े हुए हैं, और सीपैक के रिलेटेड जितने भी कारोबार थे, जो मंसूबे थे वो भी मुअत्तल हो गए थे। और जिसे आप कह लें कि इमरान खान साहब ने जो है वो इतने वो आके सारे सीपैक को रिव्यू करना शुरू कर दिया और खुद माने कि सारे सीपैक के प्रोजेक्ट्स जो है वो जो है, अब इंडिया में कोई सीपैक तो नहीं है, इंडिया में कोई चाइनीज इन्वेस्टमेंट तो नहीं है इस वक्त, other than that के यानी I mean to say that CPEC like Chinese investment तो नहीं है। अगर वो Xiaomi जैसी कंपनीज आ रही हैं और वो काम कर रही हैं, जिनका देखें ना वो इंडिया की आप जुर्रत देखें उस मुल्क की, कि जुर्रत ही होती है एक सेटअप की, कि उन्होंने कहा यार सो व्हाट, क्या फर्क पड़ता है अगर ये रॉयल्टी पेमेंट्स कर रहे हैं बायर और हमें बता नहीं रहे, और तो इन्होंने जो है वो रॉयल्टी पेमेंट्स किसी और चीज की हैं, लेकिन हमें जो है वो हमारे सामने झूठ बोल रहे हैं। मेरा ख्याल है कि इंडिया ने पकड़ के चाइनीज को मुश्किल में डाल दिया, और वो चाइनीज इन्वेस्टमेंट जो बाकी पड़ी हुई थी उनको भी, और जो बाहर से इन्वेस्टमेंट्स आ रही थी उनको भी डाल दिया, मुश्किल में डाल दिया कि भाई आप इस तरह के काम नहीं कर सकते। और इधर पाकिस्तान है कि चाइनीज इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं और हम उनको एक एनवायरनमेंट नहीं प्रोवाइड कर रहे, तो फॉरगेट अमेरिका से या इंग्लैंड से या यूरोप से या बाकी ममालिक से लोग कैसे आएंगे यहाँ पे। मुझे इमरान खान साहब की बातें याद हैं, वो कहा करते थे मुसलमानों को देखें आप ना पाकिस्तान आके टूरिज्म करें, यहाँ पे इस्लामोफोबिया जैसे आपको मसले नहीं होंगे। मतलब कितनी थकी हुई बातें। लोग जो है वो जहां पे जाते हैं कारोबार करने या टूरिज्म करने, वो इसलिए नहीं चाहते कि आप वो मजहब की बेस पे, लोग जाते हैं जनाब वहां पे कि वहां पे एनवायरनमेंट कैसा है, उनको माहौल कैसा पसंद है, आबो हवा कैसी है, इंफ्रास्ट्रक्चर किस तरह का है, जो जिसे हम एक टर्म होती है उसको बोलते हैं फेवरेबल बिजनेस एनवायरनमेंट। फेवरेबल बिजनेस एनवायरनमेंट किस तरह का है, और हमने क्या फेवरेबल एनवायरनमेंट दिया है कि जो चाइनीज हमारे यहाँ इन्वेस्ट करना चाह रहे थे वो ही पच गए। वो सारे के सारे काम जो है वो सुस्त रवि का शिकार हो गए। और अभी सुनने में आया कि सीपैक पे उन्होंने कहा है जनाब कि हम जो है वो थोड़ी और काम करेंगे और तेजी से इसको करेंगे। अब क्योंकि शहबाज शरीफ साहब जो है वो पाकिस्तान के वजीर आजम है, और शहबाज शरीफ के लफ्ज एक इस्तेमाल होता है शहबाज स्पीड, यानी कि शहबाज की अपनी एक स्पीड है, वो दिन रात काम करते हैं और उनको एक ब्यूरोक्रेसी भी तंग रहती है क्योंकि वो दे कीप देम ऑन टोज और एंड ऑल दैट। तो खान साहब के बारे में ये है कि वो उन्होंने तो पहले तो सारा कुछ समझने में लगा दिया कि हमने समझना है, इनको समझ सब कुछ है, बस इन्होंने काम शुरू करना था। और मेरा ख्याल है इसी वजह से एस्टैब्लिशमेंट ने भी खान साहब की छुट्टी कराई कि इसको समझ ही नहीं आ रही, 4.25 साल हो गए और फिर उल्टा उन्हीं के मामलात में मुदाखलत कर रहा था। वो तो खैर हम काफी ज्यादा बात कर चुके हैं। और अगर आप देखें कि ये जो, और खासतौर पे ये जो अरबों डॉलर के प्रोजेक्ट्स पे ये सारे के सारे रुक गए, और सनतें ना, जो फैक्ट्रियां लगनी थी वो भी ना लगी, और सबसे बढ़ के जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन्स बनने थे वो इकोनॉमिक जोन्स ना बन सके। और इसके बावजूद कि दोनों मुल्क इंटरेस्टेड थे, और ये इकोनॉमिक जोन्स बनने से चीनी कंपनियों ने इंडस्ट्रीज पाकिस्तान में लेके आनी थी और ये टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होना था और हमारे लोगों को जॉब्स मिलनी थी, लेकिन ये इकोनॉमिक जोन्स उस तरह ना चल सके और हम उसी उधर से हमारी जॉब्स जो है, इमरान खान कहते थे 1 करोड़ नौकरी होगी, वो 1 करोड़ सारे लोग बेरोजगार होना शुरू हो गए, इन्फ्लेशन होगी, IMF ने अपनी डिमांड्स आगे रख दी। रजा बाकर साहब जो कि IMF के वायसराय थे, वो कराची में बैठ के वो IMF की पॉलिसीज इंप्लीमेंट करवाते रहे। आज सुबह भी शायद मैं आप लोगों से कल परसों शायद बात कर रहा था कि भाई देखो किस तरह का मुल्क है कि IMF ने जो भेजा हुआ गवर्नर लगा हुआ है, लेकिन फॉरेन जो फाइनेंस मिनिस्टर्स हैं 4 बदले हैं, और आपके जो फॉरेन फाइनेंस सेक्रेटरीज हैं वो 5 बदले हैं। तो हमने क्या करना है जब हम जो है वो हमें IMF कान से पकड़ के कभी इधर ले जाती थी कभी उधर ले जाती थी। मुझे ऐसे लगता है कि ये मामलात को इतने अच्छे नहीं है, और ये जितनी भी सीपैक अथॉरिटी के हवाले से चीजें हुई, उस वक्त जनरल आसम बाजवा थे वो देख रहे थे, वो काफी मीडिया में एक्टिव रहते थे, पता लगता था शायद कुछ हो रहा है, लेकिन कुछ भी नहीं हो रहा था क्योंकि टेक्निकली इमरान खान साहब ने सब कुछ रोक दिया हुआ था इस प्रीटेक्स्ट पे कि जनाब मैं जो है वो इन चीजों को देख रहा हूँ बड़े केयरफुली। उधर आप देखें, अगर आपको याद होगा कि माइक्रोसॉफ्ट जो है उसने सुनने में आया कि इंडिया में 15,000 करोड़ जो है वो इन्वेस्ट कर दिए हैदराबाद में, और हैदराबाद जो है वो वहां पे वो डाटा सेंटर्स बना रहे हैं, और उनके पास पुणे, मुंबई और बहुत सारे चेन्नई वगैरह में और बहुत
बहुत सारी जगहों पे उन्होंने अपने डाटा सेंटर्स बनाए हुए हैं। अदर देन दैट इतनी बड़ी-बड़ी कंपनी जो है, इंडिया का जो शहर हैदराबाद है उसको एक कहा जा रहा है, जिस तरह माइक्रोसॉफ्ट जो है एक बड़ी लार्जेस्ट इन्वेस्टमेंट लेके आया है इंडिया के अंदर। इस तरह और बहुत सारे जो दुनिया की जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो आ रही है इंडिया के अंदर। अब आप इमेजिन कर लें कि किस तरह की चीजें जो है वो हो रही हैं। सुनने में आ रहा है कि जो माइक्रोसॉफ्ट डाटा सेंटर है वो तकरीबन $10 अरब का जो रेवेन्यू देगा, सॉरी उसने रेवेन्यू दिया है 2016 से लेके 2020 तक। सो ये आप इमेजिन करें इंडिया की जीडीपी कहाँ चली गई है। वो फ्रांस जाते हैं, वो जर्मनी जाते हैं, वो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज जाते हैं, वहां पे जाके वो चीजें सीखते हैं, समझते हैं, करते हैं। दुनिया के सामने एक उन्होंने माहौल बनाया हुआ है। तो साडा ये ही नहीं पता लगता कि साडे हुकूमत किसने करनी है। हमें एक पहले हमने वो टीएलपी वालों को रोका, वो आके पाकिस्तान बंद कर देते हैं जब उनका दिल करता है। टीएलपी वालों को रोका, किसी तरीके से समझाया कि उन्होंने कहा पाइन यार सड़कों ते ना आया करो यार, तुम्हारी बड़ी मेहरबानी। तरले करते रहे, हमारे आर्मी चीफ उनके तरले करते रहे, हमारी जो सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट उनके तरले करती रही, उनके ऊपर जेलों के ऊपर उनके ऊपर वो जिसे कहते हैं ना वो बड़े दहशतगर्दी के केसेस थे। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को वो सारे, रियासत पाकिस्तान को वो सारे केसेस वापस लेने पड़े क्योंकि उन्होंने मुल्क चोक कर दिया था। तो हमारा तो इस तरह का काम है कि हमारे मुल्क में तो यही नहीं पता क्या होना है क्या नहीं होना। इंडिया में देखें किसानों ने प्रोटेस्ट किए, जो भी हुआ, लेकिन इवन देन दे वेंट ऑन वर्किंग। उनका उस तरह कोई लंबा चौड़ा इफेक्ट नहीं हुआ इकोनॉमी के ऊपर। ठीक है जी, अब इंडिया का एक अपना स्टाइल है, वो काम कर रहे हैं, दुनिया उनको जो है वो मान रही है। अब हम जो है वो सारा टाइम साजिशें करेंगे एक दूसरे के खिलाफ। हमारा मौक़िफ़ ये है कि जनाब अमेरिका ने साढ़े ना ज्यादती करती, हमें आज़ादी चाहिए, हमें गुलामी चाहिए, हमें ये चाहिए वो चाहिए। वो देखें वो तसल्ली से आराम से काम कर रहे हैं। जितनी इंडिया की आबादी है, इंडिया हमारे वाले मसलों में पड़ा रहता तो इंडिया ने तो वैसे जो है ना वो फारग हो जाना था, लेकिन वो उन्होंने पॉलिटिकली अपने आप को स्टेबल रखा। और आज हमारी वो जो हमारे एस्टैब्लिशमेंट जो है वो सियासी मामलात में जो इंटरवेंशंस करते हैं और करती रही है। और सुनने में आ रहा है कि वो आइंदा जो है वो न्यूट्रल रहेंगे, सुनने में आ रहा है, और आइंदा इस तरह की चीजें नहीं होंगी। लेकिन निज़ाम को कान से पकड़ने की कोशिश करते हैं, भले मीडिया हो, बिजनेसमैन हो, इकोनॉमिस्ट हो, पॉलिटिशियंस हो, उसके खिलाफ केस बनेंगे, इसके अंदर जाएगा, पहले उन्होंने अंदर करो, फिर इन्हों अंदर करो, फिर उसको बाहर कढ़ो, होने इन्हों अंदर कर लो। मतलब इसी कामों में हम तो लगे रहते हैं, मुल्क जो है वो रुका हुआ है। अब इंडिया के अंदर स्टार्टअप इकोसिस्टम इतना अच्छा है भाई। आप हमारे पास एक 2014 के बाद एक अपॉर्चुनिटी आई थी कि चाइनीज इन्वेस्टमेंट जो आई है, उस इन्वेस्टमेंट को हम फायदा उठा सकते हैं और उसके एक माहौल डेवलप कर सकते हैं और इंटरनेशनल कम्युनिटी या इंटरनेशनल इन्वेस्टर को खींच सकते हैं। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हम उल्टा जो है वो चीनियों को नाराज कर बैठे हैं। नमस्कार दोस्तों, अब यहाँ पर बात हो रही है कि भाई खुद के इंटरेस्ट की जब बात आती है, खुद के मतलब एक तरफ है पाकिस्तान और दूसरी तरफ है इंडिया। तो पाकिस्तान जब भी कभी भी उसके पाकिस्तान के इंटरेस्ट की बात आती है तब एक दो मुद्दे तक वो खींच पाता है, अदरवाइज उसके बाद जो भी कंट्री हो उसके सामने लेट जाता है, खास करके अमेरिका जैसे कंट्री के सामने। और अगर इंडिया को अगर आप देखो तो इंडिया की आज भी सिचुएशन वही है कि सबसे पहले इंडिया खुद का इंटरेस्ट देखेगा, उसके बाद ही अमेरिका या उसके बाद ही रशिया, इसके बाद यूके, फ्रांस आएंगे। अब सबसे बड़ा एग्जांपल तुमको पता ही है कि भाई रशिया और यूक्रेन की वॉर हुई तो उसमें ज़्यादातर कंट्री जो है वो यूक्रेन की तरफ आ गए क्योंकि अमेरिका उसकी तरफ था। अब इंडिया किसी की तरफ नहीं रहा और किसी की तरफ नहीं रहना ही रशिया की फेवर थी। हमने रशिया से बहुत बड़े मात्रा में ऑयल परचेज़ किया। दुनिया कहने लगी कि आप जो है इस वॉर को फंड कर रहे हो। हमने कह दिया आपको जो सोचना है सोचो, हमारा यहाँ पर बेनिफिट ये हो रहा है तो हम ये करेंगे, हमारी जनता के लिए बेनिफिट ये हो रहा है। मतलब ये होता है अपने देश के लिए, अपनी जनता के लिए, अपनी जो पब्लिक है उसके लिए एक स्टैंड लेना और उनको बेनिफिट पहुँचाना, यही बात हो रही है। इसी के साथ ये वीडियो शुरू करते हैं। दौरे सऊदी अरब और दौरे मुत्तहिदा अरब अमारात से हमें क्या मिला है? अभी तक इनको कुछ नहीं मिला है, कुछ नहीं मिला है। ये गए किस लिए थे कि पाकिस्तान के जब नेशनल इंटरेस्ट की बारी आती है तो एक दो चीज़ों के बाद हम हार मान लेते हैं, हम हाथ छोड़ देते हैं और हम एकदम से मांगने की सूरत हाल में आ जाते हैं। क्यों इमदाद अभी तक हमें नहीं मिला है? क्या ख्याल है आपका, क्यों नहीं मिला है अभी तक? वो उसकी वजह बुनियादी वही इकोनॉमिक है। मुझे ये बताइए, आज आपका पाकिस्तान अपने पाँव पे खड़ा हो जाता है, आपको सऊदी अरेबिया जाके ये नहीं कहना कि जी हमें $10 बिलियन चाहिए 30 जून तक, 3-4 मिल रहे हैं IMF से तो बाकी के 5 आप दे दें। मतलब वहां से हासिल किया, एक तो ये
बदनामी हुई है सबकी, सर पाकिस्तानी की, और सर शर्म से हमारे झुक गए हैं। तो सऊदी अरेबिया जो है वो कहता है पाकिस्तान दोस्त, पाकिस्तान हमारे से चीज़ें लेता है, मांगता है। बहुत पैसे सऊदी अरेबिया ने पाकिस्तान को दिया है, पाकिस्तान को मदद किया है इन एवरी सेंस। 200 या 30 या 200 जो भी है F-16 हमें लेके दिए हैं। चाइना कितनी बख्शिश कर देता है, वॉशिंगटन कितनी बख्शिश कर देता है। अभी तक इनको कुछ नहीं मिला है, कुछ नहीं मिला है। ये गए किस लिए थे? ये कुछ नहीं मिला। इंस्टेड जौहरिया साहब ने, आई एम वेरी ग्रेटफुल टू हिम फॉर रिमाइंडिंग मी कि हम शायद सऊदी अरेबिया के बिहाफ पे यमन जाएं, हमारी फौज। शायद, मैं नहीं कहता पक्का, मैं नहीं कहता हम मानेंगे, मैं दुआ करता हूं कि हम नहीं मानेंगे। और ज़ाहिर है जब तक कोई ऑफिशियल इस पे नई स्टेटमेंट आता पाकिस्तान हम नहीं करते बिल्कुल इस पे। ठीक, सही जी। नहीं, और फिर आप पूरा जॉइंट स्टेटमेंट पढ़ें तो सही। जॉइंट स्टेटमेंट पढ़ें, उसमें एक पूरा पैराग्राफ है। पैराग्राफ से पता नहीं कितने पैराग्राफ तो एक है, मगर कम से कम 4 होने चाहिए थे अगर आप स्ट्रिक्टली उसको डिवाइड करते। जिस पे यमन पे है, यमन किसका इंटरेस्ट है? यमन 4-6 लाइन है कश्मीर पे हमारे इंटरेस्ट पे, 20 लाइन है यमन पे। किसका इंटरेस्ट है यमन? हमारा तो नहीं है, सऊदियों का है। तो सऊदी अरेबिया जो है वो शायद चाहे, क्यों नहीं भाई, वो कहता है पाकिस्तान दोस्त, पाकिस्तान हमारे से चीज़ें लेता है, मांगता है, हम देते हैं, खुले दिल से देते हैं, बड़ा हमारा हार्ट होता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, बहुत पैसे सऊदी अरेबिया ने पाकिस्तान को दिया है, पाकिस्तान को मदद किया है इन एवरी सेंस। 200 या 30 या 200 जो भी है F-16 हमें लेके दिए हैं। मगर एक चीज़ याद रखें, अगर हमारी फौज कभी चले गई ना उधर, तो पाकिस्तानी सऊदी अरेबिया में भी नहीं रह सकेंगे सेफली। ठीक। यमन जो है, यमनी, ये है उनका बदला। तो ये एक सेंसिटिव इशू है, देखते हैं इस मामले पर क्या ऐसे फैसले लेने चाहिए। ऑब्वियसली इस पे अगर कोई अच्छा, एक और चीज आप छोड़िए ना, एक और चीज मुझे कहने दें, फिर आप ले जाएं कॉन्वर्सेशन। वो ये है कि इनको क्यों इमदाद अभी तक हमें नहीं मिला है? क्या ख्याल है आपका, क्यों नहीं मिला है अभी तक? अब भाई वो बैठा हुआ है उधर, मुफ्ता, क्या नाम है उनका, हमारे फाइनेंस मिनिस्टर के, मिफ्ता, वो बैठे हुए हैं उधर, वो डिस्कस कर रहे हैं जी, वो डिस्कस कर रहे हैं। वो क्या बातें डिस्कस कर रहे हैं 2 दिन से? ये क्या बड़ी बात है यार। एक दफे 4 घंटे में गए थे, बल्कि जाने के पहले सब चीज तय हो जाता है। आपके पास 4.2 बिलियन का लोन है, नो प्रॉब्लम। आपने नहीं, प्लीज अंडरस्टैंड, ये पहले चीजें सेटल हो जाती हैं, ये डिस्कशंस की बात नहीं है। कौन नहीं दे रहा है? वॉशिंगटन कह रहा है IMF को और सऊदियों को, और सऊदियों ने कहा है हमें, जब $3 बिलियन हमें दिया था बजटरी, उन्होंने कहा कि मेक श्योर कि तुम्हारा एंटायर प्रोग्राम IMF के तहत है, और अगर IMF निकल जाए तुम्हारे प्रोग्राम से, हमारे पैसे 72 घंटे में वापस होने चाहिए। यू अंडरस्टैंड ऑल दिस? तो नाउ पुट इट इन द पाइप एंड स्मोक इट। डॉक्टर साहब जरा सीधी पहले तो ये बताएं, पैसे मिले नहीं मिले? हमें पैसे मिलने की उम्मीद में बैठे डॉक्टर साहब, अभी नहीं मिले। अभी नहीं मिले? अच्छा, अभी नहीं, एक मिनट, उम्मीद में बैठे। अच्छा, हमें IMF से भी नहीं मिले, हमें सऊदी अरब से भी नहीं मिले, तो ये मुझे अच्छा चले आगे चलते हैं। अच्छा, अभी हमारा फर्ज था दरखास्त डालना। हमने दरखास्त डाल दी है कि खुदाया वो जो ऑयल की फैसिलिटी है उसको भी डबल कर दो, 1.2 अरब की पहले है 2.4 कर दो, और जो डिपॉजिट है वो इजाफी 2-3 बिलियन डॉलर दे दो। इसी तरह दरखास्त हमने IMF में भी डाल दी है। तो हमारा फर्ज था दरखास्त डालना, वो डाल दी नहीं। अब सऊदी अरेबिया में जो दरख्वास्त डाली है, तो सऊदी अरेबिया हमें पैसे और देगा, तो उसके बाद हम IMF को शो करेंगे कि हमें उनका पैसा ज्यादा मिल गया, फिर IMF, ये क्या घन चक्कर है? डॉक्टर साहब, महसूस ऐसा हो रहा है कि जो तिजोरी है, चाहे वो IMF की हो या वर्ल्ड बैंक की हो या सऊदी अरेबिया की हो,
उसकी कुंजी कहीं वॉशिंगटन में पड़ी और खो गई है। तो वो कुंजी कहीं खो गई है। वो जब तक नहीं मिलेगी उस वक्त तक ना तो IMF की तिजोरी खुलेगी, ना वर्ल्ड बैंक की खुलेगी, और ना ही सऊदी अरेबिया की खुलेगी। आपको याद होगा कि साबिक वजीर आजम साहब का ये हुकूमत के दौरान जो IMF के साथ पैकेज हमने नेगोशिएट किया था, उसमें खास तौर पे कहा गया था कि अगर आप IMF का हिस्सा बनेंगे तो आपको पैसे मिलेंगे, और साथ में ये भी कहा गया था कि अगर आप IMF का हिस्सा नहीं रहेंगे तो 72 घंटे, आपको याद होगा 72 घंटे के अंदर पैसे आपको वापस करने होंगे। जी, तो अभी वो 72 घंटे वाली शिक खत्म हुई है कि नहीं हुई, ये भी हमें नहीं पता। देखिए, पुराने वाला पैकेज ही एक्सटेंड किया जा रहा है। इसका मतलब है कि वो सारी शराइत जो उस वक्त थी वो इन प्लेस रहेंगी। नहीं, अच्छा डॉक्टर साहब ये बताएं, ये तो बड़ी अजीबोगरीब बात है, डिस्कस 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 हर जगह। अच्छा ये मुझे बताएं कि ये जो शहबाज शरीफ साहब ने ऐलान किया है कि अगले 15 रोज तक पेट्रोलियम की मसनूआत की कीमतें बरकरार रखी जाएंगी, यानी आप समझें कि तकरीबन 15 मई तक। तो 15 मई तक अगर हम पेट्रोलियम की कीमत बरकरार रखते हैं तो IMF से तो हमने कह दिया था कि हम सब्सिडीज को खत्म करेंगे, तो ये तो 40 अरब रुपए का और नुकसान गालिबन होने जा रहा है बकौल IMF के। ये क्या चक्कर है? डॉक्टर साहब, ये क्रेडिट जाता है इमरान खान साहब की हुकूमत को। अच्छा, उन्होंने इतनी खूबसूरती से बारूदी सुरंगें बिछाई कि जो हुकूमत उसके बाद आएगी वो पछताएगी कि वो हुकूमत पे क्यों आए। देखिए, तकरीबन 3 अरब रुपए रोजाना का नुकसान है खजाने को, और खजाना आप सोचिए खाली है, खजाना पहले से 5000 अरब का खसारा है बजट का। तो उसके अंदर से जिसमें खसारा है, नेगेटिव है आपकी तिजोरी, उसमें से 3 अरब रुपया रोजाना का या 100 अरब रुपया माहाना का निकालना, ये पेट्रोल और डीजल की सब्सिडी के लिए ये तो कतन सस्टेनेबल नहीं है। तो फरवरी की 28 तारीख को साबिक वजीर आजम ने एक सियासी फैसला किया था जिसमें उन्होंने 10 रुपए पेट्रोल और डीजल की कीमत कम कर दी थी। वो माशी फैसला नहीं था। उसके बाद अब फैसला जो वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब ने भी किया है वो भी सियासी फैसला है, वो माशी फैसला नहीं है। तो नहीं, तो इसका मतलब, एक मिनट जरा, मिफ्ता इस्माइल कुछ और कहकर आए हैं वॉशिंगटन में कि हम सब्सिडी खत्म करेंगे। शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि 15 दिन और रहेगा। 15 दिन के बाद तो सियासी माहौल पाकिस्तान का और कशीदा होने जा रहा है और अदम इस्तेकाम की तरफ मुल्क जा रहा है। तो 15 दिन के बाद क्या कीमतें दोबारा रिवाइज कर पाएंगे या फिर दोबारा हम, मतलब ये कैसे फिर चल रहा है IMF का प्रोग्राम? तो फिर गड़बड़ हो गया सारा। और आप कह रहे हैं जी, ये IMF की स्टेटमेंट में बड़े वाज़ेह तौर पे कहा गया है कि IMF और पाकिस्तानी वजारत खजाना की जो टीम है उसके दरमियान में ये एग्री हो गया है कि ये सब्सिडी जो है ये अनफंडेड थी, जिसका मतलब ये है कि बजट में इसकी कोई गुंजाइश नहीं थी और इसको रिवर्स कर दिया जाएगा। जो जुमला उस स्टेटमेंट में इस्तेमाल किया गया है वो है रिवर्स अनफंडेड सब्सिडी। तो ये तो दोनों तरफ से कहा गया है। यानी मिफ्ता इस्माइल साहब की IMF से बातचीत और ये जो फैसला शहबाज शरीफ साहब ने किया है, इसके दरमियान बहुत बड़ा तसादुम है, टकराव है। डॉक्टर साहब, आप सबकी ईद खराब करना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि ईद से पहले डीजल और हमें पता तो चले हमने करना क्या है ईद पे, हमें पता तो चले, खुश होना है, क्या करना है हमें। मैं तो इसलिए पूछ रहा हूँ डॉक्टर साहब कि ये हमने IMF से कुछ कहा, इधर कुछ कर दिए, सऊदी अरब से हम डिस्कस किए जा रहे हैं, हम IMF से भी डिस्कस किए जा रहे हैं, ये हम डिस्कस ही किए जा रहे हैं या कुछ पैसा धेला आ भी रहा है हमारे पास? मैं ये पूछ रहा हूँ, सादा सवाल। खुदाया मीठी ईद गुजरने दीजिए, इसके बाद इतनी तकलीफ बर्दाश्त करनी है। पैसा आएगा, शराइत के ऊपर आएगा, और जब तक अमेरिका बादशाह का इशारा नहीं होगा तो ना तो IMF की तिजोरी खुलेगी, ना वर्ल्ड बैंक की, और ना सऊदी अरेबिया की। अच्छा डॉक्टर साहब, यानी ये 3 अरब डॉलर जो हैं ये भी अभी डिस्कस ही हो रहे हैं। उधर 1 अरब डॉलर डिस्कस हो रहे थे, इधर 3 अरब डिस्कस हो रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, अब TTP या फिर कहे कि BLA वाली सिचुएशन पाकिस्तान के लिए इतनी बड़े लेवल पर सिरदर्द बन चुकी है कि वहाँ पर जो चाइनीज़ इंजीनियर जाते भी है तो उन पर हमला होना तुरंत शुरू हो जाता है। चाहे वो छोटा हो, चाहे बड़ा हो, चाहे वो गाड़ी पूरी उड़ा दी जाती है, चाहे
छोटे बड़े हमले होते हैं। और चाइना की तरफ से अब ये भी स्टेटमेंट आती है कि भाई अगर आप पाकिस्तानी आर्मी की तरफ से अगर आप सिचुएशन को संभाल नहीं पाते तो ज़रा हमें बताइए, हम अपनी आर्मी लेकर आएंगे और हम अपने इंजीनियर की रक्षा करेंगे। अब ज़रा सोचिए कि किसी भी कंट्री के लिए कितने बड़े शर्म की बात है कि दूसरा कंट्री, आप दूसरे कंट्री के लोगों को प्रोटेक्शन नहीं दे पाते और वो कंट्री ऑफर कर रहा है कि हम आकर आपकी सिचुएशन को, सिक्योरिटी को संभाल लेंगे। अब ये पाकिस्तान का एक किया हुआ है, पाकिस्तानी आर्मी का ही या फिर ISI का ही किया हुआ है। कैसे, मैं आपको बताता हूँ कि बलोच लोगों को जैसे कैसे करके उठा लेना, TTP वालों को सामने, और TTP वालों का हालांकि अलग सिनेरियो है, बलोच लोगों को बहुत परेशान कर रहा। आज वही BLA वाले, बलोच लिबरेशन आर्मी वाले, अगर बलूचिस्तान के अंदर कोई भी जाता है, और ये ग्वादर पोर्ट तो बलूचिस्तान के अंदर ही है, वो मौका देखकर बैठे होते और सीधी गाड़ी को उड़ा देते हैं। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करते हैं। नजर ये आ रहा है कि पाकिस्तान के पास टाइम जैसे बहुत कम है। ईरान के साथ आपके कैसे तल्लुकात हैं, अफगानिस्तान के साथ आपके कैसे तल्लुकात हैं, इंडिया के साथ कैसे तल्लुकात हैं। चाइना में पता क्या डिमांड आ रही है, उन्होंने हर दफा हमारे वहां पे मारे जाते हैं, सिविलियंस मारे जाते हैं, या हमारे वहां पे टेक्निकल मारे जाते हैं, आपको वहां पे बम्बारमेंट करनी चाहिए। अब वहां पे दबाव बढ़ा है, उन पे चाइनीज पे दबाव बढ़ा है। ये मैं आज उस पे ट्विटर पे देख रहा हूँ, उनके ट्विटर अकाउंट देख रहा था, चाइनीज बड़े इंपॉर्टेंट थे वहां पे। उन्होंने पाकिस्तान अगर खुद नहीं हैंडल कर सकता, हमें इजाजत है, हम जाएंगे उनको हैंडल करेंगे। 2-4 चीजें हुई इसमें। एक तो मैं उनका प्रोफाइल पढ़ रहा था, इन्हीं का, जिन्होंने आगे खतून के किसी बंदे को मारने के लिए तैयार करना, इसके लिए बड़ी शदीद किस्म की इंडोक्ट्रिनेशन चाहिए, आपको ब्रेन वॉशिंग चाहिए, बहुत बड़ी रीजनिंग चाहिए। अपनी ज़िंदगी तो आप ले ही रहे हैं, फेयर इनफ। बहुत सारे लोग चलो खुदकशी कर लेते होते हैं, वो कन्विंस करके, कैल करके, एक उसमें कहते हैं कि हमारी ज़िंदगी यूजलेस है शायद, लेकिन ये कैल कर लेना कि मैंने खुद को भी मारना है और साथ में कुछ और इनोसेंट लोगों को भी मारना है, जिनसे कभी आप मिले ही नहीं है, जिनसे कोई दुश्मनी ज़ाती तौर पर आपको कभी फ़ायदा नुकसान नहीं हुआ। एक होते ना दुश्मनियाँ होती हैं, चले आप जाएँ तो आपको, और फिर आपके बच्चे हों, 2 प्यारे से क्यूट आपके बच्चे हों, आपकी फैमिली हो, आप पढ़ी लिखी हूँ, मैं प्रोफाइल सारा देख रहा था उसके चीज़ों को, और फिर जाके आप ये काम करें तो इससे, वो जैसे आमिर भाई ने कहा ना कि ये बड़े आपके लिए अलार्मिंग सिचुएशन। पहले हम सुनते थे कि मजहब के नाम पे इंडोक्ट्रिनेशन करना कितना आसान है, जो उस वक्त हमें समझ नहीं आती थी कि 14 साल के बच्चे हैं, 20 साल के बच्चे हैं, ले जाते हैं, एक मखसूस एनवायरनमेंट में रखा जाता है, मुसलसल उनको हेट्रेड सिखाई जाती है टुवर्ड्स अदर ह्यूमन बीइंग्स, टुवर्ड्स अदर मजहब या फ़िक्र या सेक्स वगैरह वट एवर ही हैं। उसके बाद वो ये समझते हैं एक हम उस पर होली मिशन पे हमने जाना है और हमने करना है। ये मीनार पाकिस्तान पे मैं देख रहा था, पिछले हफ्ते की जो रैली हुई है वहाँ पे जलसा हुआ, एक बड़ी आपने वीडियो देखी होगी, वहाँ पे चल रही थी। एक बाप कह रहा था कि मेरा लीडर अगर कहे तो मैं अपने बेटे का गला यहीं पे काट दूँ। ये सुना होगा सब लोगों ने, सुना। इट वाज शॉकिंग कि लोग कितने भी, इवन उनको छोड़ें ना, मजहबी लोगों को छोड़ दें, आप उनको छोड़ दें, नेशनलिस्टों को छोड़ दें, तालिबान को छोड़ दें, बलोचों को, दीगर लोगों को छोड़ दें, या पॉलिटिकल एक पार्टी का फॉलोअर कह रहा है और साथ में बच्चा खड़ा है, कहते मुझे कहे मैं यहाँ से जाके छलांग लगा दूंगा मीनार पाकिस्तान से। वो कहे अपने बेटे को, साथ बेचारे को पकड़े 8-10 साल को, ऊपर कर कहता है कि अभी मेरा लीडर हुक्म करे इसको मैं मार दूंगा। आपको बता रहा हूँ कि लोग आपकी गुफ्तगू से, बातों से, इंडोक्ट्रिनेशन से कैसे मुतासर होते हैं, जो लीडरशिप को या उन लोगों को जो इनको ब्रेन वॉश कर, उनको समझ नहीं आती हम कर क्या रहे हैं। एक चीज़। दूसरा, जो बलोचों के साथ आज उन्होंने बड़ी अच्छी बातें, जैसे इन्होंने बताया, मुशाहिद ने भी लिखी हैं, इनके साथ जो 4 बड़े इश्यूज हुए हैं जिनको नहीं समझने की हमने कोशिश, वो करेंगे भी नहीं खैर से। हमने बंगाल में भी ऐसे डील किया था बंगालियों को, और सेम ट्रीटमेंट हम वहीं पे रखे जा रहे हैं कि जो स्टेक होल्डर हैं, जो सन ऑफ द साइल्स हैं, उनको हमने गद्दार बनाया हुआ है, और हम जहाँ पे जो बैठे हुए हैं हम ज़्यादा महजब हैं, ज़्यादा हम इनके हैं। आपको जो फॉल आउट हुआ है सबसे बड़ा, मुझे याद है नासिर खोसा साहब चीफ सेक्रेटरी थे वहाँ पे बलूचिस्तान में, यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के दौर में, तो यहाँ मीटिंग हुई थी, उसके मिनट्स मैंने देखे थे। उन्होंने कहा जनाब ये बलूचिस्तान का मसला है आपकी फॉरेन और आपकी सिक्योरिटी पॉलिसी की वजह से, ये इंटरनल नहीं है, ये आपके एक्सटर्नल इशूज़ हैं, जो इन्होंने भी अभी जिक्र किया। ईरान के साथ आपके कैसे तल्लुकात हैं, अफगानिस्तान के साथ आपके कैसे तल्लुकात हैं, इंडिया के साथ कैसे तल्लुकात हैं, वो आपको रिफ्लेक्ट करते हैं, फिर आपको हट करने की वो कोशिश करते हैं। आपने सारे वहाँ से, ये भाई हमारे फिर नाराज़ हो जाएंगे, यहाँ पे ये अचकजई साहब एंड कंपनी, सारा आपने वहाँ से अफगानिस्तान से तालिबान या वहाँ के अफगान ला के सारे आपने वहाँ बसा दी, अपनी कंस्टिट्यूंसी बना दी है। अच्छा, फिर हम यहाँ से हम भी पहुँच गए सपोजली। अच्छा, बहुत सारे लोग गए थे बलूचिस्तान को डेवलप करने गए थे, उनको वहाँ पढ़ाने गए थे, एजुकेट करने गए थे। हमारी साइड पे सराइकी इलाकों में से बहुत सारे लोग गए थे, आपके पंजाब में से गए, उर्दू स्पीकिंग हमारे भाई गए थे। उनके यहाँ जो आबादी का दबाव बढ़ा है, दे फेल्ट कि हम मार्जिनलाइज हो रहे हैं, यहाँ पे बाहर से लोग आ रहे हैं, कुवैत उधर से अफगानिस्तान से लोग आ गए, उन्होंने पूरा क्वेटा पे कब्जा कर लिया है, वो सारी जदादें वगैरह उन्होंने खरीद ली हैं, और बाकी जो उन्होंने आके एज ए रिएक्शन के तौर पर उन्होंने उनको सराइकियों को, पंजाबियों को, उर्दू स्पीकिंग को, उनको मारना शुरू कर दिया। तब बेचारे, हालांकि वो लेबरर थे, जो गए हुए थे, उस्ताद थे, पढ़ाने गए थे आपको करने के लिए। सो उनके अंदर ऊपर से एक हम उनको लेके गए। चाइना गया है उसके डेवलपमेंट के लिए, बड़ा ज़रूरी था कि आप उनके साथ बैठ के कंसेंसस डेवलप करते हैं। अच्छा, आप समझते हैं नहीं जनाब को हमारी टर्म्स पे बात नहीं करना चाहते थे बलोच सेपरेटिस्ट, फेयर इनफ,
तो फिर आपके पास इतना तो हो ना सिक्योरिटी प्रूफ, एक उसका फुल प्रूफ होना चाहिए कि आप फिर उनको सेव कर सकें जो लोग बाहर से आप लेके आ रहे हैं। हालत आपकी ये भी खबर में पढ़ रहा था कि SOPs जो आ रहे हैं कि यहाँ पे उन्होंने आपने जो चाइनीज को रखने के लिए वो आपने सिक्योरिटी देनी थी वो भी नहीं दे रहे, बल्कि आज मैं देख रहा था ट्विटर सोशल मीडिया पे चाइना में पता क्या डिमांड आ रही है। उन्होंने हर दफा हमारे वहां पे मारे जाते हैं, सिविलियंस मारे जाते हैं या हमारे वहां पे टेक्निकल मारे जाते हैं, तो पाकिस्तान से इजाजत लेके आपको वहां पे बम्बारमेंट करनी चाहिए। अब वहां पे दबाव बढ़ा है उन पे, चाइनीज पे दबाव बढ़ा है। ये मैं आज उस पर ट्विटर पे देख रहा हूँ, उनके ट्विटर अकाउंट देख रहा था, चाइनीज बड़े इंपॉर्टेंट थे वहां पे। उन्होंने पाकिस्तान अगर खुद नहीं हैंडल कर सकता, हमें इजाजत है, हम जाएंगे उनको हैंडल करेंगे। सो अगर ये खतून जो है इतनी इंडोक्ट्रिनेशन हुई है, मैं कह रहा था कि उस्तानिया स्कूल में पढ़ाती हैं, 2 बच्चों की माँ थी, वो अगर कराची की और उसमें कराची में रहती रही हैं और हॉस्टल में रिहाइश है उनकी, और उन्होंने एजुकेशन में मास्टर्स किया हुआ है, MPhil की शायद स्टूडेंट थी, उम्र 30 साल है, और 2014 में इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी से MA किया, 2015 में उनकी शादी हुई है। उसके बाद महकमा बलूचिस्तान में वो हैं, ये उसमें डिप्राइव्ड वे से नहीं है। एक होता है ना जिनको नौकरी नहीं मिली, जिनको पढ़ाई नहीं मिली, पसमानदा है बेचारे, उनके हकूक नहीं मिले, उनको ज्यादतियां नहीं हुई, नहीं है जिसको एक्सप्लॉइट किया जा वो एक बिगर नेशनल काज में गए। जैसे आपको याद है फलस्तीन का आया था, लैला थी जो उनका नाम आया था, बहुत बड़ी वो बनी, सिंबल बनी उसका रेजिस्टेंस का, जिन्होंने जहाज अगवा किया था इसराइली, अगर मैं गलत नहीं कह रहा, तो सिंबल बन गई थी 80s में मेरा ख्याल है। लैला खालिद जी, बिल्कुल लैला खालिद। नवाज शरीफ इस वक्त मौजूद नहीं है, इमरान खान इख्तिदार से बाहर हो चुके हैं। शहबाज शरीफ पर आप जितना तबर्रा करें, मैं जितनी लान तान करूं, लेकिन हकीकत इस वक्त ग्राउंड रियलिटी ये है कि इस वक्त शहबाज शरीफ इस मुल्क का वजीर आजम है, और अगर पाकिस्तान को बैंकरप्सी से बचाना है तो इसी हुकूमत ने बचाना है। इसके लिए बाहर से कोई मौजज़ा नहीं करने के लिए आएगा। दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला पाकिस्तान के लोगों को, यानी पाकिस्तान में ये जो निज़ाम सल्तनत चलाने वाले लोग हैं, इनमें इतनी फहम और इतना शऊर, इतना इदराक अता कर दे कि ये अपनी जाती अना से बुलंद होकर के निज़ाम सल्तनत को फौकियत दें, तब तो है बात। अब जाहिर है कि एक जो भी पाकिस्तानी हो उसके दिल की तो आवाज़ होगी कि हम वाकई एक जकड़े हुए हैं। कभी हम IMF का सुनते हैं, कभी हम सुनते हैं जी फलां मुल्क ये कह रहा है, हम इस तरह नहीं कर सकते, उस तरह नहीं कर सकते। ये बात भी ढकी छुपी नहीं है कि अमेरिका वाज़ेह तौर पर कह चुका कि भाई आप क्यों रूस जा रहे हैं, नहीं करना चाहिए, आप पर वाज़ेह कर दिया। यूरोपीय यूनियन का लेटर भी हमारे सामने है। तो ये अपील तो करती हैं ये चीज़ें। पूरे क्राइसिस में जब भी हुआ है, जिसकी वजह से सड़क पर ले आए उनको एडवाइजर, और ये बात हम भी कहते थे कि सड़क पे आपको ले आएंगे। आज मिलती जुलती बात इमरान खान साहब की, मतलब एक तरह की असेसमेंट थी कि शायद उनको सही लीगली तौर पर एडवाइस नहीं किया गया, स्पेशली जो स्पीकर की रूलिंग के हवाले से जिन लोगों ने उनको बताया, तो खान साहब का इंप्रेशन था कि शायद ये उनको सही नहीं बताया गया था। इसके वो समझे बैठे थे कि सुप्रीम कोर्ट टेकअप नहीं करेगी, वह सुप्रीम कोर्ट इस पर फैसला नहीं देगी, बस उन्होंने कह दिया स्पीकर ने, तो उसके बाद बात जो है ना ख़त्म हो जाएगी। एंड ही वाज मिसलेड, एक इंप्रेशन वाली बात मैं कर रहा हूँ इस पे। तो वो ये चाहते थे कि हमारे पास ऐसे लीगल कोई होने चाहिए ब्रेन जिनसे हम एडवाइस लें। उन्होंने उनसे पूछा, 2-3 नाम बकौल उन्होंने उनको बताया भी सही। अब बाबर अवान साहब बहुत बड़ा नाम है लीगल दुनिया में, ये फवाद चौधरी साहब तो माशाल्लाह इस वक्त सब कुछ जानते हैं, अब वो भी सबसे बड़े उनके करीबी एडवाइजर थे। फिर फरोग नसीम साहब थे इनके साथ, फिर आपको याद होगा अटॉर्नी जनरल खालिद जवेद जान से। अब ये 4 की टीम थी। अब इन 4 की टीम पूरे क्राइसिस में खान साहब के साथ रही है। अब इनको पीछे हटा के अगर खान साहब साबिक चीफ जस्टिस से ये पूछ रहे हैं कि जनाब मुझे कोई नए लोग बताएं, नए बंदे बताएं जिनसे मैं एडवाइस लेना चाहूँगा, तो मेरा ख्याल है इट शोज ए सॉर्ट ऑफ मिसट्रस्ट कहें वट एवर, या खान साहब फील्स। इस बात से बड़ा क्लियर उन्होंने कहा जी खान साहब चाहते थे कि मुझे कोई नया लीगल कोई टीम, कोई नए लोग जो है उनका नाम बताया जाए। नंबर 1 ये बड़ी मेरा ख्याल इट वॉज बिग, एक इनके एडवाइज़र के लिए बड़ी एक वो होगी एम्बेरसमेंट होगी जो इनके लीगल एडवाइज़र है। नंबर 1